नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज में हम जो है रिसर्च को पढ़ रहे थे और रिसर्च के अंतर्गत हमने रिसर्च की 3 विधियां जो है पढ़ चुके हैं इससे पहले। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें आपके एक तो जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है रिसर्च का, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है रिसर्च का और एक डेल्फी। इन 3 महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उनका अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे और ये जो तीनों ही मेथड हैं ये आपके कॉलेज लाइब्रेरियन के सिलेबस के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 में जो दिया हुआ है, जिसका हम जो है विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि रिसर्च क्या होता है कि एक नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो रिसर्च का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रिसर्च के माध्यम से ही जो है नवीन ज्ञान की खोज है वो संभव है। इसी के क्रम में चलते हुए हमने जो है आपको इससे पहले ऐतिहासिक शोध को पढ़ा था। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत बताया गया था कि कैसे ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना के ऐतिहासिक शोध को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है अंतःविषय शोध के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें समस्याएं जो है क्या होती हैं, बहुविषय होती हैं और जो शोधार्थी होते हैं वो भी 2 या 2 से अधिक होते हैं। इसके अलावा हमने एक अंतःविषय शोध को पढ़ लिया था और अंतःविषय शोध में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी क्या है कि 2 से ज्यादा शोधार्थी होते हैं और समस्याएं होती हैं वो जटिल होती हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें आपका रिसर्च मेथड में जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है और डेल्फी है, इन 3 के बारे में जो है आज की क्लास में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। जो आपके जो रिसर्च के मेथड हैं, ये मेथड किसी शोधार्थी या शोधकर्ता को बार-बार जब प्रयोग किया जाता है तो उसके अंतर्गत ये काम में लिए जाते हैं। आज के जो क्लास है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल शोध या रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और उसके बाद पढ़ेंगे अपन डेल्फी रिसर्च। इन तीनों के बारे में, तीनों पद्धतियों के बारे में हम जो आज की क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अपन एक्सपेरिमेंटल शोध की, कि एक्सपेरिमेंटल जो शोध है वो क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल शोध है, इसे प्रयोगात्मक शोध भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रयोगात्मक शोध की ही एक विधि है, इसलिए इसे जो है प्रयोगात्मक शोध के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेरिमेंटल शोध में होता क्या है ये देखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल शोध में का जो निर्माण किया गया था, यानी जो प्रयोगात्मक शोध का जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण 1925 में किया गया था। इसका निर्माण जो किया गया था वो 1925 के अंतर्गत किया गया था। 1925 में वाशीगठन जो विश्वविद्यालय है, वहां के समाजशास्त्रियों ने जो है इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। वाशीगठन विश्वविद्यालय, वाशीगठन विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछे कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल जो शोध है, जिसको हम प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रयोगात्मक शोध, कि जो प्रयोगात्मक शोध है वो क्या है। प्रयोगात्मक शोध या प्रयोगात्मक रिसर्च क्या है। तो प्रयोगात्मक रिसर्च को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रयोगात्मक शोध है उसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो है किसी शोध को सही जो है उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। जो वाशीगठन डीसी है, वहां के जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, समाजशास्त्री थे, उनको ये लगता था कि उनकी ये धारणा थी कि लोग ये मानते हैं कि जो सामाजिक विषय हैं या जो ऐतिहासिक विषय हैं, जो समाज के विषय हैं या मनोविज्ञान के विषय हैं, समाज के विषय या मनोविज्ञान के जो विषय हैं
वो कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का भ्रम था। लोगों का ऐसा भ्रम था कि समाज के विषय जो है कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते, और इस भ्रम को दूर करने के लिए 1925 में वाशीगठन डीसी के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा, कौन से प्रोफेसर, एक तो समाजशास्त्र के, समाजशास्त्र के प्रोफेसर, और दूसरे मनोवैज्ञानिक। भाई दोनों ही विषयों को पहले जो है वैज्ञानिक नहीं माना जाता था, आजकल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान माना जाता है। तो 1925 में हुआ ये, 1925 में वाशीगठन डीसी के समाजशास्त्रियों को ये लगा कि लोग ये मानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, समाज के जो विषय हैं और मनोविज्ञान के विषय हैं, उनको लोग वैज्ञानिक नहीं मानते। इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने एक परीक्षण पद्धति को प्रारंभ किया 1925 में, जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक शोध रखा गया। ये जो विधि थी, इसका बनाने का उद्देश्य, प्रयोगात्मक शोध का बनने का उद्देश्य यही था कि लोगों को ये इस भ्रम से दूर निकालना कि भाई हाँ, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे जो विषय हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव और डेल्फी शोध है उसके को लेंगे। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि आपके अर्थ में समझ में आया इसको कि भाई ये जो शोध है इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य था लोगों में पहले भ्रम को दूर करना, इस भ्रम को कि जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषय हैं उनमें भी वैज्ञानिकता लागू हो सकती है, उन्हें भी वैज्ञानिक ढंग से संपादित किया जा सकता है। इसकी जो परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा जो है को देखिएगा कि क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंटल शोध। तो एक्सपेरिमेंटल शोध में जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रयोगात्मक नहीं होता। इस भ्रम को दूर करने के लिए सन 1925 में वाशीगठन विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों ने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध को प्रारंभ किया। तो इसका उद्देश्य आपके समझ में आया कि इसका उद्देश्य था कि लोगों में जो धारणा थी कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकती, इस भ्रम को दूर करने के लिए ही इस शोध का निर्माण किया गया। इस शोध के अंतर्गत क्या होता है कि इस शोध के अंतर्गत जो है दो चर कार्य करते हैं, और जो दो चर कार्य करते हैं इस शोध के अंतर्गत उनमें जो है एक है वो स्वतंत्र चर होता है, और जो दूसरा होता है वो आश्रित चर होता है। एक होता है आपका स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। आश्रित चर, ये दो चर इसमें कार्य करते हैं। स्वतंत्र चर में क्या होता है कि स्वतंत्र चर में जब इस प्रयोग को किया जाता है, इस मेथड को काम में लिया जाता है, तो स्वतंत्र चर में बाह्य कारकों से के द्वारा या आंतरिक कारकों के द्वारा इसमें बदलाव किया जाता है। बाह्य कारकों के द्वारा और आंतरिक कारकों में के द्वारा इसमें बदलाव किया जाता है, और आश्रित चर होता है उसको यथावत रखा जाता है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। इसमें जो है बदलाव किया जाता है, इसमें बदलाव किया जाता है, और इसमें जो है किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है, इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। अब देखिएगा दो चर है, एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है। दोनों में जो है आश्रित चर को ऐसा कैसा रख दिया और स्वतंत्र चर में जो है क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो इस प्रकार जो नतीजा जो निकला, नया बदलाव जो निकला, वो ये मान के चलते हैं कि वो किसके कारण है कि वो आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों में कार्य कारण जो संबंध है, कार्य कारण संबंध का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है कि भाई क्या कारण रहे होंगे कि ये बदलाव आया है, जिसे कार्य कारण संबंधों का अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब हमें नवीन तथ्यों की खोज करनी होती है, नवीन जानकारियां लेनी होती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब इस शोध को प्रयोग में लेते हैं। इसमें स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा कि ये परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। क्या विधि है? कि ये परिकल्पना के परीक्षण में काम आती है। परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना के परीक्षण की विधि है ये परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि भाई परिकल्पना के परीक्षण की विधि क्या होती है। तो ये जो है ना आपका कौन सा, ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर के द्वारा कार्य करके और संबंध कारकों का जो अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंदर आता है? परिकल्पना के परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इस तथ्य का विश्लेषण करेगी कि क्या होगा, ठीक है ना, किसका विश्लेषण करेगी कि क्या होगा, उसका विश्लेषण इसके द्वारा किया जाएगा कि क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले कि क्या होगा, कौन से शोध का भाग है, तो ये आपको बताना है कि आपका एक्सपेरिमेंटल शोध का ही एक भाग है कि क्या होगा। ठीक है ना, इसकी परिभाषाओं में चलते हैं, हम देखते हैं इसकी परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो इसकी जो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है वो चैंपियन के द्वारा दी गई है। पहली डेफिनेशन चैंपियन के द्वारा दी गई है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। क्या कहते हैं चैंपियन महोदय? तो वो देखिएगा कि चैंपियन महोदय कहते हैं कि चैंपियन के अनुसार नियंत्रित दशा में अवलोकन के द्वारा शोध संबंधों के सुव्यवस्थित अध्ययन की ओर निर्देश करने वाली अवधारणा प्रयोगात्मक शोध कहलाती है। यहाँ आप देखेंगे कि चैंपियन के अनुसार एक तो नियंत्रित दशा में, दशा कैसी होनी चाहिए? नियंत्रण में होनी चाहिए। नियंत्रित दशा में अवलोकन देखिए, अवलोकन और जो है मूल्यांकन महत्वपूर्ण पार्ट है शोध के। तो नियंत्रित दशाओं में कंट्रोल जो सिचुएशन जिसको कह सकते हैं, नियंत्रित दशा में अवलोकन के द्वारा शोध संबंधों में के सुव्यवस्थित अध्ययन, शोध जो संबंध है आपस में, उनका सुव्यवस्थित अध्ययन की ओर निर्देश करने वाली अवधारणा प्रयोगात्मक शोध कहलाती है। ठीक है ना। एक परिभाषा है, प्रयोग एक क्रिया है। प्रयोग एक क्रिया है। प्रयोग क्या है? एक क्रिया है, कार्य है, क्रिया है जिसे शोध कहा जाता है, जिसे शोध कहा जाता है, शोध कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपकी किसके द्वारा दी गई? आरएल एकाप के अनुसार दी गई थी। आरएल एकाप कहते हैं कि प्रयोग एक क्रिया है, अर्थात प्रयोग क्या है? एक्सपेरिमेंटल एक क्रिया है जिसे शोध कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल क्रिया को ही क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, जो प्रयोगात्मक शोध है वो जो है आपके यहाँ जो है 3 प्रकार का होता है। तो प्रयोगात्मक शोध के जो 3 प्रकार हैं उनको देखिएगा ध्यान से कि 3 प्रकार किस तरह से कार्य करते हैं प्रयोगात्मक शोध के। जो प्रयोगात्मक शोध के जो 3 प्रकार हैं उनमें एक तो है पश्चात परीक्षण, एक होता है पूर्व पश्चात परीक्षण और एक होता है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, यानी आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल अर्थात पूर्व पश्चात परीक्षण, और कार्यांतर तथ्य परीक्षण अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल। ये 3 प्रकार के जो परीक्षण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चात परीक्षण की। पश्चात परीक्षण में भी क्या होता है? 2 चर होते हैं। कितने चर होते हैं भाई? 2 चर होते हैं इसके अंदर पश्चात परीक्षण में। ठीक है, इसमें 2 चरों में एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। एक तो होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, पश्चात के परीक्षण में 2 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। जो स्वतंत्र चर होता है उसको क्या किया जाता है कि उसको क्रिया करवाई जाती है, बाह्य कारकों के द्वारा इसको क्रिया करवाई जाती है।
और आश्रित चर को ऐसा कैसा रखा जाता है। स्वतंत्र चर से क्रिया करवाई जाती है और आश्रित चर को ऐसा कैसा रखा जाता है। और जब इसके परिणाम आते हैं, शोध के जो परिणाम आते हैं, तो उस परिणामों को हम क्या कहते हैं, कार्य कारण संबंधों के अंतर्गत रखते हैं कि भाई आश्रित चर का प्रभाव है, आश्रित चर पे प्रभाव पड़ा किसके कारण, कार्य कारण के कारण। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में बोले तो इस परीक्षण में दो समान गुणों वाले दो समूह लिए जाते हैं। एक समूह को ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसमें कोई प्रयत्न लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इसे नियंत्रित समूह भी कहते हैं, आश्रित समूह को नियंत्रित समूह भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नियंत्रित समूह कहते हैं और इसमें जो है बदलाव किया जाता है और जो परिणाम आता है वो क्या होता है, कार्य कारण के कारण होता है। ठीक है। दूसरा है आपका पूर्व पश्चात परीक्षण। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक समूह ही लिया जाता है, इसमें एक समूह लिया जाता है, सॉरी, इसमें एक समूह लिया जाता है और वो भी कौन सा, जिसका परीक्षण करना है, लिया जाता है जिसका परीक्षण करना है। इसमें एक समूह लिया जाता है जिसका हमें परीक्षण करना है, जिसका परीक्षण करना है। ठीक है। इसमें दो समूह, स्वतंत्र चर और आश्रित चर या नियंत्रित चर। ठीक है। कार्य कारण के कारण जो है स्वतंत्र चर में जो है कारकों का प्रभाव डाला जाता है और आश्रित चर पे उसके नतीजों को देखा जाता है। पूर्व पश्चात परीक्षण में एक समूह लिया जाता है जिसका हमें परीक्षण करना होता है। ठीक है ना, नियंत्रित समूह इसमें नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नियंत्रित समूह बोले तो आश्रित समूह इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, और इस समूह को पहले किसी तथ्य संकलन की विधि से अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है, तथ्य संकलन की किसी विधि से, तथ्य संकलन की किसी विधि से इसका अध्ययन किया जाता है, किसी विधि से इसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और फिर परिणामों को देखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, परिणामों को देखा जाता है, तो देखा जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम पढ़ रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत जो है हमने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसको जो है समाज शास्त्रियों द्वारा 1925 में वाशीगठन विश्वविद्यालय के अंतर्गत दिया गया था, लोगों का ये भ्रम दूर करने के लिए कि जो है सामाजिक शोध है वो क्या वैज्ञानिक नहीं होते, ऐसी लोगों की धारणा थी, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और प्रयोगात्मक शोध तीन प्रकार से किया जाता है, एक पश्चात्य परीक्षण जिसको आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, पूर्व पश्चात्य परीक्षण, और तीसरा है आपका कार्यांतर तथ्य परीक्षण। कार्यांतर जो तथ्य परीक्षण या जिसको तीसरा आप कहते हैं, इसको आप जो है कहते हैं, इस परीक्षण के द्वारा भूतकाल से संबंधित संबंधित या ऐतिहासिक घटना को आधार बनाया जाता है। जैसा कि ऐतिहासिक शोध में होता है, ऐतिहासिक घटना को आधार बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है, ऐतिहासिक घटना को आधार बनाया जाता है। तो इस शोध के अंतर्गत क्या होता है कि इस परीक्षण के द्वारा भूतकाल से संबंधित अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया जाता है और भूतकाल की घटनाओं को दोबारा दोहराने की संभावना नहीं होती। ठीक है ना, भूतकाल की घटनाएं कभी दोबारा दोहराई नहीं जाती। जैसा कि आप जानते हो, जो बीत गया है वो बीत गया है, जो बीत गया वो बीत गया, कहते ना है जो रात गई सो बात गई। इसलिए जो बीत गया वो कभी लौट के नहीं आएगा, इसलिए भूतकाल की घटनाओं को कभी दोहराया नहीं जा सकता।
जबकि किसी समाज में घटना पहले घट चुकी है, उसके कारणों और प्रभावों का पता लगाया जा सकता है। कारणों और प्रभावों का पता जरूर लगाया जा सकता है। घटना तो दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन उसके कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या थे, इनका जो है पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और पता लगा के क्या जो है तथ्यों तक पहुंचा जा सकता है, तथ्यों तक पहुंचा जा सकता है, तो ये जो 3 प्रकार हैं आपके, वो किसके हैं भाई? ये प्रयोगात्मक शोध के 3 प्रकार हैं। एक पश्चात्य परीक्षण, ये पश्चात्य परीक्षण, एक पूर्व पश्चात्य परीक्षण, ठीक है ना, एक पश्चात्य परीक्षण, एक पूर्व पश्चात्य परीक्षण और एक कार्यांतर तथ्य परीक्षण, ठीक है ना। तो अब तीनों को आप समझे कि अब देखिएगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करता हूं, आप अच्छे से समझिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल शोध। एक्सपेरिमेंटल शोध में क्या किया गया कि एक्सपेरिमेंटल शोध का जो जन्म हुआ वो 1925 में वाशीगठन विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। समाजशास्त्र के जो मनोवैज्ञानिक थे, उनको ये भ्रम था कि लोग जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको कभी वैज्ञानिक नहीं मानते, और उन घटनाओं को क्या वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए जो है आपका एक्सपेरिमेंटल शोध या प्रयोगात्मक शोध बना। प्रयोगात्मक शोध है वो जो है वो 3 जो है प्रकार से होता है। पहला होता है पश्चात्य परीक्षण, दूसरा पूर्व पश्चात्य परीक्षण और तीसरा है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। पश्चात्य परीक्षण में क्या होता है कि इसमें 2 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और दूसरा आश्रित चर, जिसको आप नियंत्रित चर भी कह सकते हैं क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित है। तो 2 चर हुए, एक स्वतंत्र चर और दूसरा हुआ आपका आश्रित चर या नियंत्रित चर। क्या होते हैं? स्वतंत्र चर पे बाह्य कारकों के द्वारा प्रभाव डाला जाता है और आश्रित चर को देखा जाता है कि उसके कारण जो है क्या बदलाव आया, अर्थात कार्य कारण जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और जो नतीजे निकलते हैं उनको सामने रखा जाता है। ये था आपका पश्चात्य परीक्षण। पूर्व पश्चात्य परीक्षण में क्या किया जाता है, यहाँ सिर्फ एक चर या एक समूह को लिया जाता है जिसका हमें परीक्षण करना होता है। उसके लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है और संकलन में जो है किसी विधि के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है और परिणामों को देखा जाता है। इस प्रकार पश्चात्य परीक्षण और कार्यांतर तथ्य परीक्षण है, ये थोड़ा थोड़ा ऐतिहासिक जो शोध है उससे मिलता जुलता है। ऐतिहासिक शोध में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि ये किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित होता है। अब ऐतिहासिक घटना उसको तो दोबारा तो दोहराया जा नहीं सकता कि भाई घटना दोबारा घट जाए, क्योंकि जो बीत गई वो बीत गई। तो ऐतिहासिक घटना को दोहराया तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक घटना के कारण और परिणाम जाने जा सकते हैं। और जब हमें कारण और परिणामों का पता हो जाएगा तो हम वैसी घटनाएं या वैसी जो है भयानक विपत्ति से बचने के लिए जो है हम क्या है कि उनसे दूर रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1945 की जो आपकी हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम की घटना है, वो एक ऐतिहासिक घटना है। अब वो घटना तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, वैसी की वैसी बम गिर सकते हैं लेकिन वो घटना वैसी की वैसी रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन उसके जो परिणाम क्या निकले कि आज तक भी जो जापान में लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो उसके परिणाम क्या निकले उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कार्यांतर तथ्य परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जेम्स एस मिल है, उनका एक कथन है, उसको भी देखेंगे। जेम्स एस मिल का, जेम्स एस मिल कहते हैं भाई कि जेम्स एस मिल कहते हैं कि यदि दो स्थितियां पूर्ण समान है, दो परिस्थितियां दोनों एक दूसरे से समान है तथा एक परिस्थिति में एक तत्व है तथा एक परिस्थिति में एक तत्व को जोड़ दिया जाए, ठीक है, वही 2 कारक जिसकी मैंने बात की थी। यदि 2 परिस्थितियां पूर्ण समान हैं तथा एक परिस्थिति में एक तत्व को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, परंतु दूसरी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, यदि ऐसी स्थिति कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है
तो वह जोड़े गए या कम किए गए तत्व का परिणाम होता है। ये एकल चर के नियम पर आधारित है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एकल चर का अगर नियम पूछ ले तो आपको बताना है कि यदि दो परिस्थितियां पूर्ण समान है तथा एक परिस्थिति में एक तत्व को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, परंतु दूसरी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, यदि ऐसी स्थिति कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तो वह जोड़े गए या कम किए गए तत्व का परिणाम होता है और ये एकल चर के नियम पर आधारित है। जेम्स एस मिल इस बात को जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर और नियंत्रित चर, इन चार चरों की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चर होते क्या हैं, उनको देखिएगा कि भाई स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर और नियंत्रित चर। ठीक है। बहुत से लोग आश्रित चर को ही नियंत्रित चर कहते हैं। ठीक है ना, आश्रित चर को ही नियंत्रित कहा जाता है। यहाँ हम इनको थोड़ा सा अलग अध्ययन करेंगे कि ये चारों चर होते क्या हैं, कौन से चर का क्या योगदान है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्वतंत्र चर, इसे संचालित चर या जैविक चर भी नाम जाना जाता है। इसी के नाम है संचालित चर या जैविक चर। किसके जी? स्वतंत्र चर के ही दो नाम है, संचालित चर या जैविक चर। संचालित चर क्यों है? जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब प्रयोग करते हैं किसके अंदर, प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत, तो हम क्या करते हैं, दो चर लेते हैं, एक स्वतंत्र चर लेते हैं और एक आश्रित चर लेते हैं। स्वतंत्र चर में क्या करते हैं, हम जो है बाह्य तत्वों से परिवर्तन करते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं तो उसमें बदलाव होता है, इसलिए वो कैसा चर हो गया? संचालित। बदलाव किसमें होता है? जीव में, इसलिए कौन सा चर हो गया? जैविक चर। ठीक है ना। तो जिस चर के प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। जिसपे प्रयोगकर्ता जिस चर पर प्रयोगकर्ता प्रयोग करता है वो आपका कौन सा चर है जी? स्वतंत्र चर। जिस चर पर प्रयोग करता है किसके लिए? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए जिस चर पे प्रयोगकर्ता परिवर्तन के लिए प्रयोग करता है वो स्वतंत्र चर होता है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किसी चर का प्रभाव जानने के लिए। इसका प्रयोग पूछ ले भाई किस लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है प्रभाव जानने के लिए। प्रभाव जानने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किस चर का? स्वतंत्र चर का। अगर पूछ ले स्वतंत्र चर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो स्वतंत्र चर का प्रयोग जो है प्रभाव जानने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका आश्रित चर। ठीक है। आश्रित चर है, उसमें क्या होता है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन करते समय स्वतंत्र चर में परिवर्तन करते समय जोड़ तोड़ का प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है, जिस चर पर देखा जाता है वो आपका कैसा चर है? आश्रित चर है।
ठीक है ना। स्वतंत्र चर के में परिवर्तन करते समय जोड़ तोड़ का प्रभाव जिस चर पे देखा जाता है वो आपका कैसा चर है, वो आपका आश्रित चर है। इससे क्या होता है, इससे एक तो क्या जाता है, आपके पढ़ाने की विधि का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। पढ़ाने की विधि का अध्ययन इस चर में होता है। काम में ले सकते हैं कि पढ़ाने की कौन सी विधि ज्यादा कारगर है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ाने की विधि में इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है। शैक्षणिक उपस्थिति का अध्ययन, शैक्षणिक उपस्थिति में का अध्ययन किस चर से, आपके आश्रित चर से। ठीक है। फिर आता है बाह्य चर। जिस चर का प्रयोग जिस चर का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, किया जाता है, पर ये प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। ध्यान रखिएगा, इस चर का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन ये प्रभाव डालता है, उस चर को हम क्या कहते हैं, बाह्य चर। ठीक है। और नियंत्रित चर, जो प्रभाव को उदासीन बना दे, जो प्रभाव को उदासीन बना दे, उदासीन बना दे, वो आपका कौन सा चर है, वो आपका नियंत्रित चर है। तो बहुत से विद्वान हैं वो आश्रित चर और नियंत्रित चर को एक ही मानते हैं, लेकिन अगर हम इनका अलग अलग अध्ययन करें तो आप देखिएगा कि जो स्वतंत्र चर होता है वो क्या होता है कि स्वतंत्र चर हमेशा क्या करता है, स्वतंत्र चर जिस पर प्रयोग करता है, ठीक है ना, जिस चर पर प्रयोग करता है और परिवर्तन लाता है, वो आपका स्वतंत्र चर। ये प्रभाव जानने के लिए किया जाता है स्वतंत्र का प्रयोग। दूसरा आपका आश्रित चर, स्वतंत्र चर में परिवर्तन करते समय या जोड़ तोड़ करते समय जिस चर पर प्रभाव देखा जाता है वो आपका है आश्रित चर। बाह्य चर, जिस चर का प्रयोग नहीं किया जाता है पर वो प्रभावित करता है, उसे बाह्य चर कहा जाता है। और नियंत्रित चर, जो प्रभाव को उदासीन बना दे, वो आपका कैसा चर है, नियंत्रित चर है। ठीक है। आश्रित चर का प्रयोग पढ़ाने की विधि के लिए किया जा सकता है, शैक्षणिक उपस्थिति के लिए। हम पढ़ाने के लिए नए नए मेथड को काम में ले सकते हैं और हम देख सकते हैं अगर कोई मेथड अच्छे से काम नहीं करता है तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसके अंदर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब आती है इसकी विशेषता कि हम देखते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल शोध है, प्रयोगात्मक शोध है, उसकी क्या विशेषता है। तो उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो देखिएगा इसकी विशेषता कि एक्सपेरिमेंटल शोध की क्या क्या विशेषता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम विशेषता इसकी लेते हैं। सबसे पहली विशेषता भाई, जैसा कि मैंने बताया इसकी परिभाषा में ही कि क्या बताया कि ये शोध बना ही इसलिए था 1925 में कि जो लोगों की धारणा थी ना कि सामाजिक जो शोध है वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता, सामाजिक विषय वैज्ञानिक नहीं हो सकते, उसी को आधार बना के इस शोध को बनाया गया था। इसलिए जो इस शोध की पहली विशेषता है वो यही है कि ये शोध कैसा है, ये वैज्ञानिक है। ठीक है ना। तो इसकी पहली विशेषता है वैज्ञानिक विधि है जो चर पर आधारित है। ये शोध जो है वो कैसी विधि है कि वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है जो चर पर आधारित है।
चर या कारक जिसको कहते हैं, चर पर आधारित है। आपको अभी बताए थे चर आधारित है। पहली बात, वैज्ञानिक विधि है जो चर पर आधारित है। क्या भाई? ये जो है एक्सपेरिमेंटल शोध, ठीक है। दूसरी, पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है। पुनरावृत्ति यानी दोहराव, पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पुनरावृत्ति की विशेषता कैसे पाई जाती है, कि पुनरावृत्ति की विशेषता ऐसे पाई जाती है कि कोई ऐतिहासिक घटना है, उसको दोहराया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव और कारणों को इसके अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे मैंने शैक्षणिक मेथड में बताया कि शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, विधियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ये क्या करता है कि जो दूसरा अनुसंधान करता है, ठीक है ना, दूसरे अनुसंधानकर्ता की जांच करता है। ये दूसरे अनुसंधानकर्ता की जांच भी कर सकती है। अनुसंधान यानी शोधार्थी अनुसंधान कर्ता की जांच करता है, की जांच करता है। पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है, इसलिए जो दूसरा अनुसंधान करता है उसकी ये क्या करता है? जांच करता है। तीसरी बात, बाह्य चरों पर नियंत्रण आवश्यक है। बाह्य चरों पर नियंत्रण आवश्यक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। जब तक बाह्य चरण भी प्रभावित करते हैं, इसलिए जब तक बाह्य चरों पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तब तक ये शोध है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा और नतीजे हैं वो सही नहीं निकलेंगे। इसलिए बाह्य चरों पर नियंत्रण है वो भी आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा चौथी विशेषता आपकी इसके व्यवहार में, इसके व्यवहार में छोटे तत्व जिनको आणविक तत्व कहते हैं, आणविक तत्वों का भी अध्ययन किया जा सकता है। आणविक तत्वों का या छोटे तत्वों का, सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये भी इसकी विशेषता है कि इसके अंदर भाई छोटे तत्वों का अध्ययन हम करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर छोटे तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। और इसकी पांचवी विशेषता है पक्षपात का अभाव। पक्षपात का अभाव, क्योंकि आंकड़े गुणात्मक प्राप्त होते हैं, गुणात्मक प्राप्त होते हैं, इसके आंकड़े होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं कि इसके आंकड़े हमेशा गुणात्मक होते हैं, इसलिए इसमें पक्षपात का क्या होता है भाई? अभाव होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जिनको आपको ध्यान में रखना है कि क्या विशेषता थी? वैज्ञानिक विधि है, चर पर आधारित है, ठीक है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित चर, ऐसे चरों पे ही आधारित है। पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है, दूसरे अनुसंधानकर्ता की जांच भी ये करता है, इसे दोहराने का गुण इसके अंदर पाया जाता है। बाह्य चरों पर नियंत्रण इस पे आवश्यक होता है। अगर बाह्य चरों पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो ये क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। और एक है इसके व्यवहार में आणविक तत्व या छोटे तत्वों का अध्ययन भी शामिल है। और सबसे अंतिम, पक्षपात का अध्ययन का अभाव रहता है, क्योंकि आंकड़े कैसे हैं? हमेशा गुणात्मक प्राप्त होते हैं। ये इसकी विशेषता के कुछ बिंदु थे जिनको आपको जो है ध्यान में रखना है। कौन सा शोध पढ़ रहे थे? प्रयोगात्मक। अब पढ़ते हैं प्रयोगात्मक शोध के चरण। और चरण में देखिएगा
प्रयोगात्मक शोध के जो चरण हैं, उनमें सबसे पहला चरण है कि जो समस्या है उसका परिभाषीकरण। सबसे पहले ये देखा जाता है कि समस्या है क्या, हम किस पे शोध करें। प्रयोगात्मक शोध में हमारे सामने जो है ये देखा जाता है हमारे सामने ये देखा जाता है कि भाई समस्या क्या है, कौन सी समस्या को हम फोकस करें। ये चीज हम पहले देखते हैं, समस्या का चयन या परिभाषीकरण। जब तक समस्या के क्षेत्र का ही पता नहीं चलेगा तब तक हम वो क्या करेंगे, तब तक हम जो है शोध को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब समस्या का चयन कर लिया, उसका परिभाषीकरण कर लिया, उसका अर्थ हमने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उस समस्या की पहचान करेंगे कि भाई समस्या कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में उपस्थित है। जब समस्या की हमने पहचान कर ली, पहचान करने के बाद हम परिकल्पनाओं या हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई हम हमारा कार्य किस तरह से संपादित करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आंकड़ों का पदार्थ संकलन। तो आंकड़ों के पदार्थ संकलन में हम क्या करते हैं कि आंकड़ों का संकलन करते हैं और संकलन करके हम देखते हैं कि आंकड़े जो है सही है या नहीं है। फिर उनका विश्लेषण और विवेचन करते हैं। विश्लेषण और विवेचन करने में अगला चरण काम आता है। और जब विश्लेषण और विवेचन आंकड़ों का हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उनका उचित निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष निकालकर हम परिणामों की प्राप्ति करते हैं। और परिणामों की प्राप्ति जब हमें हो जाती है तो अंतिम काम होता है परिणामों को लिखने का। इन चरणों के चलते हुए हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक शोध को जो है काम में लेते हैं। सबसे पहले हम समस्या के चयन की बात करें तो सबसे पहले समस्या देखी जाती है, उसका चयन किया जाता है और फिर उसका परिभाषीकरण किया जाता है, ठीक है। फिर समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान में क्या होता है, संबंधित साहित्य का अवलोकन किया जाता है। संबंधित साहित्य का अवलोकन, संबंधित साहित्य का अवलोकन किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या की पहचान के अंतर्गत परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं और ये देखा जाता है कि किस तरह से मेरे शोध को जो है संकलित किया जाएगा। फिर आंकड़ों का आता है पदार्थों का संकलन। हम डाटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं और आंकड़ा कलेक्शन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं और इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं। हम संस्थाओं में भी जा सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट या संस्थाओं में जा सकते हैं, बहुत सारे पुस्तकालयों में जा सकते हैं, पुस्तकालयों में भी जा सकते हैं और हम किसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में भी जा सकते हैं। हमारा विषय महत्वपूर्ण रहेगा कि हम किस विषय पर शोध कर रहे हैं। उसके लिए हम जो है आंकड़ों का जो संकलन करने के लिए संस्थाओं, पुस्तकालय तथा सामाजिक संस्थाओं में जा सकते हैं। फिर जो हमने आंकड़ों का संकलन किया है उनका हम विश्लेषण करेंगे और विवेचन करेंगे। विश्लेषण और विवेचन करेंगे। विश्लेषण और विवेचन में देखा जाता है कि कौन से आंकड़े हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से आंकड़े हमारे लिए अनुपयोगी हैं। जब उपयोगी और अनुपयोगी का चयन हो गया, क्योंकि आंकड़े तो बहुत सारे होंगे लेकिन अपने महत्व के कौन से हैं उनको अलग करना ही आपका क्या है, परत विश्लेषण व विवेचन है, ठीक है। जब हमने अपने महत्व के आंकड़ों को एक जगह कर लिया जो हमारे विषय से रिलेटेड थे, हमारी समस्या से रिलेटेड थे, उन आंकड़ों को अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष निकाल के हम परिणाम घोषित करते हैं, हमारा परिणाम तैयार करते हैं और जब हमारा परिणाम तैयार हो जाता है तब हम शोध को लिखते हैं। इस तरह से जो है आपके प्रयोगात्मक शोध के जो है चरण आगे से आगे चलते रहते हैं। अब आपका आता है दूसरा शोध और दूसरा शोध आपका वर्णनात्मक शोध। दूसरा शोध आपका वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध में देखिएगा, जो वर्णनात्मक शोध होता है जिसे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि इस शोध में अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथ्य संकलित किए जाते हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि वो तथ्य हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आपके यथार्थ होने चाहिए, सत्य को जो है सत्य के करीब होने चाहिए, तथ्य यथार्थ होने चाहिए, तथ्य कहीं भी जो है काल्पनिक नहीं होने चाहिए,
ठीक है ना। काल्पनिक तथ्यों का जो है विवरणात्मक शोध में कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस शोध में अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथ्य संकलित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध है, ये उपलब्ध तथ्य, जानकारी और सांख्यिकी अंकों के आधार पर शोध अध्ययन की विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक परिभाषित करता है। इसका अध्ययन विवरणात्मक अध्ययन में ही किया जाता है। तो जो वर्णनात्मक जो शोध है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उसका अध्ययन हम वर्णनात्मक में करते हैं। जब हमें वर्णनात्मक शोध पढ़ना है तो हम किसको पढ़ते हैं? उसके साथ हम जो है आपके विवरणात्मक शोध को भी पढ़ते हैं, तभी वर्णनात्मक शोध है वो आपका पूर्ण हो पाता है। इसमें 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो जो तथ्य और जानकारी है वो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। तथ्य और जानकारी बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। तथ्य और जानकारी यदि गलत है, किसी विवरण को आपको किसी ने गलत बता दिया, तो उसके सही आंकड़े हैं वो प्राप्त नहीं होंगे, निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। ठीक है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये क्या को स्पष्ट करता है। किसको बताता है? क्या को बताता है, यानी स्पष्ट समस्या को परिभाषित करता है और क्या को स्पष्ट करता है। और इसकी जो संख्यात्मक व गुणात्मक हो सकता है, ये दोनों ही रूप में हो सकते हैं। या तो ये इसके आंकड़े संख्यात्मक हो सकते हैं और या फिर इसके आंकड़े गुणात्मक हो सकते हैं। दोनों ही रूप में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोड पे किसी घटना का विवरण हम लेते हैं, उसका वर्णन हम लेते हैं, तो वो गुणात्मक आंकड़ों के रूप में आपके पास होगा। ठीक है ना। तो विवरणात्मक या वर्णनात्मक उपलब्ध तथ्यों, जानकारी और सांख्यिकी अंकों के आधार पर शोध अध्ययन की विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही क्या है? आपका वर्णनात्मक शोध है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो महत्वपूर्ण बातें आप जो है ध्यान रखिएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि जो शोधकर्ता है उसे क्या है, उसको इसके लिए शोधकर्ता को विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि शोधकर्ता को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शोधकर्ता को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी, अगर उसका ज्ञान अधूरा है तो वो शोध सफल नहीं हो सकता। शोधकर्ता को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी, अपने विषय में वो पारंगत होना चाहिए, तभी विवरणात्मक शोध है वो सफल हो सकता है। तो अर्थात उसे विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसको? शोधकर्ता को। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, ये जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, अर्थात इसके अलावा जो है सत्य होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झूठ शोध का हिस्सा नहीं होता। सत्य होनी चाहिए। ये जानकारी पूर्ण होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए। ठीक है ना। तभी शोध क्या होगा? तभी शोध होगा आपका वैज्ञानिक। तभी शोध वैज्ञानिक होगा। तभी शोध वैज्ञानिक होगा। शोध वैज्ञानिक होगा। नहीं तो अगर झूठी बातें उसमें शामिल कर दी, तो आपका शोध कभी भी वैज्ञानिक नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। सत्य को ही आपको इसमें शामिल करना है। ठीक है। अगली बात है इसकी, वर्णनात्मक शोध प्रारूप का ही अध्ययन विवरणात्मक प्रारूप में करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बता दी कि जो वर्णनात्मक शोध है, शोध का अध्ययन हम किसमें करेंगे?
विवरणात्मक में करेंगे। विवरणात्मक में किसका अध्ययन करेंगे? वर्णनात्मक का अध्ययन करेंगे। ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो शोध है उसको क्या क्या विशेषता है कि क्या क्या जानकारी होनी चाहिए यदि वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध करते हैं। तो शोधकर्ता को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी पूर्ण होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए, और तभी शोध है वो वैज्ञानिक होगा या वैज्ञानिकता की ओर बढ़ेगा। और वर्णनात्मक शोध का अध्ययन है वो विवरणात्मक में ही करेंगे, अर्थात वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों का अध्ययन जो है एक ही चीज है, ठीक है। और इसे अनुप्रयोग शोध भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, इसे अनुप्रयोग शोध भी कहा जाता है। अनुप्रयोग शोध इसी का नाम है भाई, कि अनुप्रयोग शोध किस शोध का नाम है? तो वर्णनात्मक शोध का ही दूसरा नाम है, वो अनुप्रयोग शोध है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। अब इसके चरणों को पढ़ते हैं कि जो अनुप्रयोग शोध है उसके चरण कौन कौन से हैं। तो चरणों को देखिएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं इस शोध में कि हम समर्थन को महत्व देते हैं। हम किसको महत्व देते हैं? इस शोध में समर्थन को महत्व देते हैं कि भाई समर्थन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक आतंकवादी संगठन है, उस और किन्हीं व्यक्तियों द्वारा उसका सहयोग किया गया है, ठीक है। वो सहयोग वित्तीय भी हो सकता है, विस्फोट करवाने में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम यथार्थ मानते हैं। जिस आतंकवादी संगठन की सहायता लोगों ने की है वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो सामान्य हो सकता है या गुप्त हो सकता है। सामान्य भी मदद कर सकते हैं लोग गलती से, और गुप्त मदद भी कर सकते हैं। दोनों तरह से उसके मदद की, वो उसके क्या बन गए? वो उसके समर्थक बन गए या समर्थन हो गया, ठीक है। अतः हमें ये जानना है कि आपने किसको समर्थन दिया है, तो इसके लिए प्रश्न पूछना होगा। क्या करना होगा भाई? सीधी सी बात है, समर्थन जैसे कोई आतंकवादी संगठन है उसका किसी लोगों ने समर्थन किया है तो वो सामान्य गलती से भी हो जाता है और गुप्त रूप से भी हो जाता है। अब हमें इसकी जांच करनी है। हमें जांच करनी है तो हमें क्या पूछना पड़ेगा? उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। क्या पूछना पड़ेगा? प्रश्न पूछने पड़ेंगे, अर्थात क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन किसका? वर्णनात्मक शोध का आधार बन गया। क्या बन गया जी? क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। तो ये, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे ही नहीं, जब क्वेश्चन होंगे ही नहीं तो पूछेंगे क्या? इसलिए उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें परिकल्पना बनानी पड़ेगी, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का निर्माण करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाएगा तो हम प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछ के हम समर्थन को जान सकते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने इसको समर्थन दिया है, किसको इसने नहीं दिया है, और ये समर्थन किसने सामान्य दिया है, किसने गुप्त रूप में दिया है। इसकी जानकारी हम किस शोध में कर सकते हैं? वर्णनात्मक शोध में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं वर्णनात्मक शोध के चरण। तो चरण को देखिएगा भाई, कौन कौन से चरण होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आपका एक्सपेरिमेंटल शोध के चरण। तो वर्णनात्मक शोध में सबसे पहले शोध विषयों से संबंधित उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। पहला काम तो ये होता है शोध विषय से संबंधित उद्देश्यों का निर्माण, कि हमारा जो शोध का विषय है उसके उद्देश्य क्या है, हम क्यों शोध कर रहे हैं। जब तक उसके उद्देश्य तय नहीं होंगे तब तक वो शोध आगे नहीं बढ़ सकता। जब उद्देश्यों का निर्माण हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सामग्री का संकलन करेंगे, कि उससे संबंधित सामग्री का संकलन करेंगे, और हम इस किस पद्धति को इसमें काम में लेंगे उसको भी महत्वपूर्ण रखेंगे, ठीक है। तो हमने पहला काम किया कि पहले उद्देश्यों का निर्माण किया, उद्देश्यों का निर्माण करने के बाद सामग्री का संकलन किया और पद्धतियों का निर्माण किया। अब पद्धतियों का निर्माण हो गया तो निर्देशक का चयन कर देंगे, क्योंकि किसी न किसी के निर्देशन में तो हमें शोध कार्य करना है। तो हम क्या करेंगे? एक निर्देशक का जो अनुभवी हो, जो ज्ञानी हो, जो विषय का जानकार हो, उस निर्देशक का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। जब निर्देशक का चयन हो जाएगा तो शोध सामग्री का हम संग्रहण चालू कर देंगे। हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड शोध सामग्री उसका संग्रहण, कलेक्शन हम शुरू कर देंगे। और जब हमारा कलेक्शन हो जाएगा तो शोध सामग्री का जो है हम परिकल्पना के आधार पर क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। किसके आधार पर?
परिकल्पना के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर हम उसका परीक्षण करेंगे। हमने जो पहले काल्पनिक शोध बनाया कि हम अपने शोध इस चरण में चलेंगे, वो आपकी क्या थी? परिकल्पना थी। और उस परिकल्पना के आधार पर हम क्या करेंगे? उस शोध का परीक्षण करेंगे। जब हम परीक्षण कर लेंगे तो जो संकलित तथ्य सामग्री के परिणामों का जो विश्लेषण है वो हम करेंगे कि हमारे पास जो सामग्री आ गई उसका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और जब विश्लेषण हो जाएगा तो हम शोध प्रतिवेदन को तैयार कर लेंगे, उसका प्रारूप लिख लेंगे और लिख के उसको तैयार कर लेंगे। इस प्रकार ये जो है वर्णनात्मक शोध के चरण हैं वो चलते हैं भाई। सबसे पहले शोध विषय संबंधी उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों के निर्माण के बाद पद्धतियों का चयन, पद्धतियों के चयन के बाद निर्देशक का चयन, फिर शोध सामग्री का संग्रहण या कलेक्शन, शोध सामग्री कलेक्शन होने के बाद परीक्षण, परिकल्पना के आधार पर परीक्षण, और जब परीक्षण हो जाएगा तो संकलित तथ्य सामग्री का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण हो जाएगा तो शोध प्रारूप का प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये शोध आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपकी विधि है वो है डेल्फी विधि। डेल्फी विधि के अंतर्गत हम देखते हैं, ये भी एक शोध की विधि या प्रविधि है आपके शोध की, जिसका हम अध्ययन जो है करने वाले हैं। ये आपके आज की क्लास की तीसरी विधि और अंतिम विधि है डेल्फी। डेल्फी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, ये ध्यान रखिएगा। डेल्फी शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा का है और ग्रीक भाषा के अंतर्गत जो है डेल्फी शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। डेल्फी शब्द जो बना है, डेल्फी शब्द बना है वो रैंड कारपोरेशन द्वारा देश की सुरक्षा के लिए दिया गया था। रैंड कारपोरेशन यहाँ डाला है, रैंड कारपोरेशन द्वारा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित भावी विकासों के लिए, ये भविष्यवाणी करने के लिए जो है ओलेफ, हेल्मर एंड नॉर्मैन द्वारा जो है ये आरंभ की गई विधि है। और ये विधि जो आरंभ की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके जो है रैंड कारपोरेशन द्वारा। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया था और ये विधि 1950 में आई थी और इसका उद्देश्य था उस समय देश की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना। ठीक है ना? अब हम पूछें कि ये जो 50 में डेल्फी विधि आई थी कि तो ये है क्या? ठीक है ना? तो ये विशेषज्ञों को वितरित प्रश्नावली का ही एक रूप है। भाई बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए विशेषज्ञ है, बी है, सी है, डी है, ये बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। उनको क्या किया गया कि एक एक प्रश्नावली वितरित की गई, प्रश्नावली वितरित की गई, इसको भी दी गई, इसको भी दी गई, इसको भी दी गई और इसको भी दी गई। बहुत सारे जो है वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उनको एक प्रश्नावली वितरित की गई और उस प्रश्नावली का जो है बार बार दोहराना हुआ, बार बार जो है इसके निष्कर्षों की जो है पूछा गया और पूछ के इस प्रश्नावली से क्या की गई भाई? भविष्यवाणी की गई, भविष्यवाणी की गई और भविष्यवाणी करवाई गई और उसके नतीजे तब तक निकालने सारों के, तब तक प्रश्नावली को जारी रखा जब तक सभी जो है सभी पैनल्स हैं उनकी राय एक ना हो जाए या एक मत सारे पैनल नहीं हो जाए। ठीक है? ये जो है मौलिक शोध व सैद्धांतिक शोध दोनों पर आधारित था। इसमें मौलिक शोध का भी गुण है जो नई जानकारी देता है, मौलिक शोध नए ज्ञान को बढ़ाता है। इसके अलावा सिद्धांतों पे आधारित था, देखो एक टीम बनी है, तो प्लस सैद्धांतिक शोध, दोनों का सैद्धांतिक शोध, दोनों का सम्मिश्रण है। यह आपकी कौन सी पद्धति? डेल्फी पद्धति। मौलिक शोध और सैद्धांतिक शोध दोनों का सम्मिश्रण है जो 1950 में आई थी। विद्वानों का एक पैनल होता है जो प्रश्नावली पे आधारित होता है, उनसे जो है प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्नावली दी जाती है और बार बार जो है उनसे प्रश्न उसके बारे में किए जाते हैं जब तक सारे पैनल या सारे समूह की एक राय ना हो जाए। ठीक है? अब डेल्फी पद्धति की विशेषता देखते हैं। तो डेल्फी जो पद्धति है, आपकी जो डेल्फी पद्धति है वो विशेषज्ञों के समूह को कई बार वितरित प्रश्नावली के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी करती है। पहली बात।
और डेल्फी विधि एक संरचित परस्पर संवादात्मक गतिशील संप्रेषण विशेषज्ञ तकनीकी है जो भविष्य में अपनी राय साझा करने के लिए सभी एक साथ शामिल होती है। जैसा कि बताया कि एक पैनल के द्वारा कार्य किया जाता है और जो पैनल के द्वारा कार्य किया जाता है तो ये संरचित भी होगी, परस्पर सहयोगात्मक भी होगी, संवेदात्मक भी होगी, गतिशील भी होगी, ठीक है ना, और विशेषज्ञों की तकनीकी पर आधारित होगी, क्योंकि जो विशेषज्ञों का पैनल होता है उनसे तब तक प्रश्न किए जाते हैं जब तक सब जो है एक राय में नहीं हो जाएं या एक तथ्य पे नहीं हो जाएं, तब तक उसका जो है प्रयोग किया जाता है। डेल्फी जो विधि है भाई, ये डेल्फी विधि में किसी समस्या के प्रकरण के जो पर है विभिन्न विशेषज्ञों की राय में सामूहिक राय प्राप्त करने की एक विधि है। जैसे कि मैंने बताया कि एक टीम होती है, एक चैनल होता है, पैनल के अंतर्गत जो है सबको प्रश्नावली वितरित कर दी जाती है। वो 2, 3, 5 लोगों का भी हो सकता है, उनको अलग-अलग रख कर दिया जाता है और उनसे उन प्रश्नों से संबंधित जो आंसरों की जांच की जाती है। जब उनके आंसर भिन्न आ जाएंगे तो पुनः प्रश्नावली दूसरी दे दी जाएगी सबको एक जैसी, फिर उनसे आंसर पूछे जाएंगे और ये प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। इसलिए सामूहिक राय प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें जो समस्या के प्रकरणों से संबंधित प्रश्नों की एक प्रश्नावली शोध के लक्ष्य एवं उद्देश्य को समझते हुए तैयार की जाती है। भाई प्रश्नावली किसको देख के बनाई जाती है कि शोध है, शोध के एक या तो लक्ष्य देखे जाएंगे और उद्देश्य देखे जाएंगे। ये प्रश्नावली अनेक विशेषज्ञों के समक्ष कई बार प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि मैंने बताया बार-बार दी जाती है, प्रस्तुत की जाती है, जब तक कि एक साथ सब सहमत ना हो जाएं तब तक इस प्रश्नावली को जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, डेल्फी तकनीकी के पीछे मूल सिद्धांत ये है कि अनेक सदस्यों की किसी समूह में अनेक रायों के बीच सामूहिक राय अधिक विश्वसनीय होती है। सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जब सामूहिक राय दी जाती है तो सामूहिक राय का जो है विशेष महत्व इसके अंतर्गत होता है। थैंक यू। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में डेल्फी विधि जो है वो निम्न कार्य करती है। एक तो ग्रंथालय जो अधिनियम है उनको सूत्रबद्ध करती है। भाई ग्रंथालय अधिनियम को सूत्रबद्ध कैसे करेगी कि जैसे कि बताया कि इसका काम ही एक पैनल के रूप में है। पैनल को या टीम को प्रश्नावली दे दी विभिन्न विद्वानों को, प्रश्नावली से वो क्या करते हैं कि वो उनके उत्तर खोजते हैं और जब उत्तरों की समृद्धता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, तब हम देखते हैं कि उनको मान्य कर देते हैं। इस प्रकार जो ग्रंथालय अधिनियम है उनको भी सूत्रबद्ध किया जा सकता है कि उनमें क्या कमी है, क्या उनमें बदलाव हो सकता है, किसके माध्यम से, डेल्फी के माध्यम से। तो ग्रंथालय अधिनियम को सूत्रबद्ध करने के काम आती है डेल्फी। नीतियों को निर्माण करने में भी काम आती है आपकी डेल्फी। नीतियों का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, सिलेबस को भी बनाया जा सकता है। आपने जब भी देखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है या बोर्ड निर्माण करता है पाठ्यक्रम का, तो उसकी उसमें देखेंगे कि उसकी कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे। तो वो क्या होता है, वो डेल्फी विधि से ही कार्य करते हैं। शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियों में काम आती है। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों में यदि कोई कमी आ रही है तो प्रश्नावली के द्वारा ये दूर की जा सकती है, उनमें सुधार किया जा सकता है। एक आपकी निर्णयन की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये सहायक होती है। निर्णय लेने की क्षमता है उसका भी ये विकास करती है और मानव शक्ति संबंधित ग्रंथालयों की योजना बनाने में भी काम आती है कि हमें किस ग्रंथालय में कैसे व्यक्तियों को रखना चाहिए, कितने व्यक्ति बढ़ाने चाहिए, इन सब की जानकारी भी जो है इस विधि के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। इसके द्वारा इसमें से जो है भविष्यवाणी भी की जा सकती है। किस विधि के द्वारा, डेल्फी के द्वारा। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना, और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है। संभावनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के मत इसके अंतर्गत जुड़े होते हैं प्रश्नों के आधार पर। ये तकनीकी सूचना प्रबंधकों के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। जो सूचना का प्रबंधन करते हैं, सूचना का संग्रह करते हैं और प्रबंधन करते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रबंधकों को बेहतर भविष्यवाणी करने और सलाह देने में भी मदद मिल सकती है। किसको जी? प्रबंधकों को
बेहतर भविष्यवाणी करने एवं सलाह देने में भी इसमें मदद मिल सकती है। डेल्फी तकनीकी उस वार्तालाप को बढ़ाने में मदद करती है जिससे किसी भविष्यवाणी अथवा निर्णय की गुणवत्ता में उन्नत किए जाने की संभावना है, उसमें भी ये सहायक हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस तकनीकी का प्रयोग मूल्यांकन तकनीकी के रूप में भी किया जा सकता है। इस तकनीकी का प्रयोग है वो मूल्यांकन तकनीकी एवल्यूएशन में भी इसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। किसका? डेल्फी का। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें आपने 3 जो है महत्वपूर्ण विधियों को पढ़ा, जिनमें आपका वर्णनात्मक विधि थी, प्रयोगात्मक विधि थी और डेल्फी विधि थी। कल की क्लास में हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है, उसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।